हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री अध्ययन। और आज हम बात करने वाले हैं नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जहां पर आप लोगों को मैं यहां पर सॉल्व करवाऊंगा हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाले चैप्टर के जो नीट में आए हुए क्वेश्चन है। ये जो चैप्टर है वो क्लास 12th का ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जेई वगैरह या फिर एलटी या लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं या फिर लैब असिस्टेंट जहाँ पर केमिस्ट्री आती है, तो उस एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग पूरे वीडियो को अच्छे से देखना, आप लोगों को बहुत सारे यहाँ कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। और मैंने यहाँ पर पहला चैप्टर ले रखा है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। अगर आपको पसंद आता है तो ऐसे ही मैं अदर चैप्टर्स के भी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं, चाहे नीट के हों, जेई के हो या फिर एलटी लेक्चरर में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो लगभग लगभग एक ही जैसे आते हैं एग्जाम्स में, तो इसको हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एट द स्लोएस्ट रेट अमंग द फॉलोइंग इज। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है जिसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन सबसे स्लो रेट में होगी। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को और उसके बाद सॉल्यूशन देखना। तो जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस होती हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये मोस्टली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी दो टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वैसे, SN1 और SN2। उसमें ये SN1 मैकेनिज्म के थ्रू होती है, SN1 मैकेनिज्म। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सा कंपाउंड इसमें से SN1 रिएक्शन सबसे स्लो रेट में देगा। अगर हम इन सभी में देखें तो SN1 को पहचानने के लिए हमारे पास तरीका होता है कि SN1 रिएक्शन वो कंपाउंड देते हैं जहाँ पर क्या होता है, कार्बोकैटायन जो बनता है वो इंटरमीडिएट वो स्टेबल बनता है। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट जहाँ पर स्टेबल बनेगा वहीं पर क्या होगा, SN1 रिएक्शन फेवर करेगी। तो अगर हम इन सभी में अगर कार्बोकैटायन को बना के चेक कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि किस कंपाउंड में रेट का रिएक्शन ज़्यादा होगा और किस में कम होगा। अगर इन सभी में हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो पहला ऑप्शन है उसमें क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, हेलोजन हटता है और आने वाला कोई भी इनकमिंग ग्रुप यहाँ पर जुड़ता है। अगर यहाँ पर हम देखें ये जो ऑप्शन है हमारा, इसमें क्या हो रहा है, क्लोरीन जो है अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एरोमेटिक रिंग की तरफ दे रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है यहाँ पर, ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ पर क्लोरीन और इस रिंग के कार्बन के बीच में यहाँ पर एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो जाता है, जो कि क्या होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है। ये क्या बन जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल डबल बॉन्ड जो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो स्ट्रॉन्ग होगा तो ये वाला बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होगा कार्बन और क्लोरीन के बीच का। इस वजह से यहाँ पर अगर एक्वस NaOH हम देंगे भी तो यहाँ पर से OH नेगेटिव जो है हमारा यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे पाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये वो जो फॉर्मेशन हो रहा है ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि यहाँ पर जो है SN1 रिएक्शन फेवर नहीं करेगी, मतलब हाइड्रोलिसिस जो रिएक्शन है यहाँ पर स्लोएस्ट रेट में होगी। अगर हम दूसरे केसेस में देखें तो यहाँ पर क्या है, ये तो सिंपल सा sp3 हाइब्रिडाइड कार्बन है, यहाँ पर से क्लोरीन आसानी से निकलेगा तो यहाँ पर कार्बोकैटायन आसानी से बन सकता है, तो ये आसानी से ये प्रोडक्ट को जनरेट कर देगा। इसमें भी देखें तो ये हमारा खाली एल्काइल वाला कार्बोकैटायन बनेगा, और इसमें देखें तो यहाँ पर से भी क्लोरीन निकल सकता है, और ये जो कार्बोकैटायन बनेगा वो कौन सा बनेगा, एलाइलिक। और एलाइलिक कार्बोकैटायन भी काफ़ी स्टेबल कार्बोकैटायन होता है। और यहाँ पर से क्लोरीन निकालेंगे तो ये जो बनेगा उसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। और बेंजाइलिक और एलाइलिक कार्बोकैटायन तो काफ़ी स्टेबल होते हैं, तो इन दोनों में तो बहुत ज़्यादा SN1 रिएक्शन फेवर करेगी, मतलब इनका रेट बहुत हाई होगा। और सबसे स्लोएस्ट रेट कौन सा होगा, ए वाले ऑप्शन का होगा, यानी कि SN1 रिएक्शन यहाँ पर स्लोएस्ट रेट में होगी। बाकी इन सभी में बी, सी और डी में फास्ट रिएक्शन होगी SN1 की, क्योंकि बी, सी और डी में स्टेबल कार्बोकैटायन का जनरेशन हो रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, द कंपाउंड A on treatment with sodium gives B and with PCl5 gives C. B and C react together to give diethyl ether A, B and C in the order। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन को समझना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए अब क्या, पहले तो हम क्वेश्चन को समझते हैं, पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं।
देखिए यहाँ पर ए है और ए क्या कर रहा है, सोडियम के साथ ट्रीटमेंट करने से क्या दे रहा है, बी। और PCl5 के साथ अगर हम ए का ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या जनरेट कर रहा है वो, सी। ठीक है, और बी एंड सी, इन दो बी और सी को अगर हम दोनों को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो क्या जनरेट कर रहे हो, गिव्स डाई इथाइल ईथर। यहाँ पर से हमें मिल रहा है डाई इथाइल ईथर, C2H5O C2H5, ये जनरेट कर रहा है। तो हमें बताना है कि ए, बी एंड सी इनमें से क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो कैसे हम पहचानेंगे, यहाँ पर से तो हमें ए जो है रिएक्ट कर रहा है सोडियम के साथ। तो सोडियम किसके साथ रिएक्ट करता है, जहां पर एसिडिक टाइप का हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है, तो एसिडिक टाइप का हाइड्रोजन निकाल देता है और H2 गैस यहाँ पर से इवॉल्व होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन तो नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। एसिडिक हाइड्रोजन मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से लगा हुआ हाइड्रोजन। तो इनमें ए, बी या डी ऑप्शन से में से हो सकता है, और सभी में पहला जो दे रखा है वो C2H5OH दे रखा है। तो ए तो क्या होगा, C2H5OH। अब अगर हम इसके रिएक्शन सोडियम के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, C2H5O नेगेटिव हो जाएगा और Na पॉजिटिव, और साथ में हाफ H2 गैस यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी, ये निकल जाएगा। अब उसके बाद कह रहा है कि ये जो B बन गया ये हमारा A था और ये हमारा B बन गया। अब B जो है, और जबकि A की रिएक्शन अगर हम किसके साथ करा रहे हैं, PCl5 के साथ करवा रहे हैं, तो PCl5 के साथ क्या हो जाता है, यहाँ पर से हेलो एल्केन बनाने की मेथड होती है और यहाँ पर से OH हटता है इसकी जगह और क्लोरीन आकर के जुड़ जाता है, तो ये बन जाएगा C2H5Cl। तो ये बन गया हमारा C। तो B ये बन गया है और C ये बन गया है। अब इन दोनों की रिएक्शन अगर हम कराते हैं आपस में तो क्या होगा, B और C की रिएक्शन कराने से CH3CH2Cl, ये हमारा C हो गया, और प्लस यहाँ पर से B हमारा हो गया C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो ये जो है यहाँ पर से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ये इसको हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस टाइप का कह सकते हैं। तो CH3CH2O CH2CH3, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। ठीक है, तो अब हम अगर ऑप्शंस में देखें तो हमारा ए ऑप्शन तो क्या हो गया, C2H5OH, ए ऑप्शन हमारा हो गया C2H5OH। लेकिन दूसरा बी जो है C2H6 नहीं हो सकता है, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। बी हमारा क्या है, C2H5ONA, तो वो किस में है, वो डी ऑप्शन में है। तो ए हमारा हो जाएगा C2H5OH, बी हो जाएगा C2H5ONA, बी है जो, और हमारा सी जो है क्या है, C2H5Cl। तो ये हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन इसका सही। ठीक है, और किसी में ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, केवल डी ऑप्शन सही है यहाँ पर। सबसे पहले हमें ये देखना है कि कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग जो कंपाउंड होते हैं वो सोडियम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं और सोडियम एथॉक्साइड बन गया है, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम एथॉक्साइड। और ये फिर सोडियम एथॉक्साइड अगर किसी हेलो एल्केन के साथ रिएक्ट करता है तो इसको हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस बोलते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, और इसके थ्रू क्या बन जाता है, डाई इथाइल ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा डी ऑप्शन हो गया सेकंड का। अब हम देखते हैं थर्ड ऑप्शन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है द कंपाउंड C7H8 अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शंस। जो एक कंपाउंड हमारा C7H8 वो इस रिएक्शन सीक्वेंस में जा रहा है। पहला हमारा है C7H8 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी फ्री रेडिकली होगी। तो ए कंपाउंड बन रहा है, फिर वो ब्रोमीन और आयरन के साथ रिएक्ट करके बी बना रहा है, और जिंक और HCl के साथ करके सी बना रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, पहले हमें देखिए ऑप्शंस में क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शंस में हमें मेटाब्रोमोटोल्विन दे रखा है, ऑर्थोब्रोमोटोल्विन, फिर ये भी टोल्विन और ये भी टोल्विन वाला ऑप्शन दे रखा है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर C7H8 जो होगा ना वो लगभग लगभग टोल्विन जैसा ही होगा। तो इसमें अगर हम देखें तो ये हमारा टोल्विन ही होना चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट में हमें टोल्विन ही आंसर में नजर आ रहे हैं। तो ये हमारा अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो ये कुछ ऐसा बनेगा, CHHH। ये हमारा जो C7H8 है वो टोलिन है, टोलिन मतलब C7H8 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लोग मैच करके देख सकते हैं। 6 कार्बन एरोमेटिक रिंग के होंगे, एक हमारा बेंजाइलिक पोजीशन वाला कार्बन, तो C7 हो गए, बाकी 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे यहाँ पर। तो C7H8 है, ये हमारा किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, 3
क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तो हीट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन होती है। फ्री रेडिकल रिएक्शन बोल लो या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होती है। और ये जो मोस्टली फेवर करती है ये एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजिशन पे होती है। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक, क्योंकि एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजिशन पे जो रेडिकल्स बनते हैं वो काफ़ी स्टेबल बनते हैं। तो अब अगर यहाँ पर हम देखें तो ये वाली पोजिशन जो है वो वाली कौन सी है? ये वाली बेंजाइलिक पोजिशन है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये रेडिकली ये बॉन्ड ब्रेक होंगे और ये Cl भी क्या होंगे? रेडिकली ब्रेक होंगे ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर से क्लोरीन रेडिकल यहाँ पर से आकर के कार्बन पर जुड़ते रहेंगे और हाइड्रोजन हटता रहेगा। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस कौन कर देंगे? 3 क्लोरीन। तो 3 क्लोरीन आ जाएंगे यहाँ पर, C, Cl, Cl और Cl, और साथ में निकल जाएंगे 3 HCl बाहर निकल जाएंगे। यहाँ से हाइड्रोजन और ये वाला क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके HCl निकाल देंगे और यहाँ पर से ये 3 क्लोरीन आकर के इस एरोमेटिक रिंग के बेंजाइलिक पोजीशन पर जुड़ जाएंगे। तो हमारा ये बन जाएगा A। ठीक है, अब ये A जो है किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? A जो है हमारा Br2 और आयरन के साथ रिएक्शन कर रहा है। Br2 और साथ में आयरन। तो ये जो रिएक्शन हो रही है वो किस टाइप की रिएक्शन है? ये है हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो हेलोजिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर से ये ब्रोमीन आयरन के साथ चले जाएगा और ये Br पॉजिटिव आकर के क्या हो जाएगा? एरोमेटिक रिंग पे आके जुड़ेगा। अब लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एरोमेटिक रिंग पे किस पोजीशन पे आकर के ब्रोमीन जुड़ेगा। तो ब्रोमीन जोड़ने के लिए यहाँ पर देखिए ये जो 3 क्लोरीन है वो कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एक ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है और ये भी खींच रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो CCl3 है ये किसकी तरह काम कर रहा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो कैसे होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग मतलब इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पर आके जुड़ेगा? यहाँ पर मेटा पोजिशन पे, इस पोजिशन पर आके जुड़ेगा। तो मेटा डायरेक्टिंग है तो अगला जो इनकमिंग ब्रोमीन होगा वो कहाँ पर आके जुड़ेगा? मेटा पोजिशन पे। ये है इसकी मेटा पोजिशन है ब्रोमीन। और ये हमारा CCl3, हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। चलो इसको ओपन करके ही लिख लेते हैं। इसको हम ओपन करके लिख लेते हैं। देखिए इसको हम ओपन करके लिखते हैं H, H और H। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या बन गया है? B बन गया है। सॉरी, ये था हमारा यहाँ पर Cl, Cl और Cl ये थे। अब फाइनली क्या है हमारे पास? लास्ट में हमें दे रखा है जिंक और HCl। तो जिंक और HCl आपस में रिएक्ट करके क्या करते हैं? जिंक क्लोराइड बन जाता है यहाँ पर से, और यहाँ पर से हाइड्रोजन 2 H मॉलिक्यूल निकलेंगे। मतलब यहाँ पर से जिंक और 2 HCl हम लेंगे तो ये बन जाएगा ZnCl2 + 2 हाइड्रोजन। मतलब ये क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? यहाँ पर से क्लोरीन को तो हटा देगा और यहाँ पर जाके तीनों क्लोरीन को हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे। तो फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो बन जाएगा ब्रोमीन यहाँ पर लग जाएगा और CH, H और H। तो ये जो प्रोडक्ट बना ये क्या बना हमारा? मेटा ब्रोमो टोलुइन। मेटा ब्रोमो टोलुइन हमारा प्रोडक्ट बना। ठीक है, तो यहाँ पर से जो अगर हमारा ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा जहाँ पर मेटा पोजिशन पर आके ब्रोमीन जोड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो 3 क्लोरीन लगे तो इनने किसकी तरह काम किया? फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ, यानी कि मेटा डायरेक्टिंग नेचर शो किया और ब्रोमीन आकर के कहाँ पर जुड़ गए? मेटा पोजिशन पे, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल अब यहाँ पर मेटा पोजिशन पर आके जुड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। फिर बाकी जिंक और HCl रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करके 3 क्लोरीन को हटा करके हाइड्रोजन को वहाँ पर जोड़ देंगे तो मेटा ब्रोमो टोलुइन यहाँ पर बन जाएगा। अदर ऑप्शंस नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा अगला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ए एंड प्रिडिक्ट द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये में दे रखा है एक कंपाउंड है जहाँ पर ब्रोमीन जोड़ रखा है एरोमेटिक रिंग से, और ये जो हमें दे रखा है वो क्या है? इसको बोलते हैं सोडामाइड। सोडामाइड। और ये जो सोडामाइड होता है ये क्या होता है? काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है।
अब ये जो सोडामाइड दे रखा है ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है कि एरोमेटिक रिंग का हाइड्रोजन भी ये क्या कर सकता है, आसानी से रिमूव कर सकता है। तो एरोमेटिक रिंग का हाइड्रोजन रिमूव कर सकता है, इसलिए जो है इस बेस को यूज किया जाता है। अदर बेस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि एरोमेटिक रिंग से आसानी से हाइड्रोजन को निकाल सके। तो यहाँ पर ये क्या करता है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये OCH3 ग्रुप है, ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इस वजह से ये इसके बगल वाला जो हाइड्रोजन होगा ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से निकाल देगा क्योंकि एसिडिक ज़्यादा होगा। तो ये हाइड्रोजन पे यहाँ पर अटैक करता है और यहाँ पर से इसको ये नेगेटिव यहाँ पर आता है और ये ब्रोमीन यहाँ से निकल जाता है। तो ये जो बनता है बीच में पहले, सबसे पहले वो बन जाएगा यहाँ पर, देखिए ये बीच में आ जाएगा एक और बॉन्ड, डबल बॉन्ड तो पहले से ही था, और एक जो है इस NaNH2 ने हाइड्रोजन को हटाया और बगल में से ब्रोमीन निकला। तो इस फर्स्ट वाले स्टेप को बोलते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन एलिमिनेशन और ये जो बनता है बीच में इंटरमीडिएट, इसको बोलते हैं बेंजाइन। बेंजाइन इंटरमीडिएट। बेंजाइन इंटरमीडिएट। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अब इस बेंजाइन इंटरमीडिएट, ये तो इंटरमीडिएट है, स्टेबल तो है नहीं, तो फिर से हमारे पास और कोई चीज़ नहीं है, सोडामाइड ही है, NaNH2। तो ये NaNH2 अब किसकी तरह काम करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। एज ए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब एरोमेटिक रिंग पर अटैक करेगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है, बेंजाइन में जब भी हम अटैक करवाते हैं न्यूक्लियोफाइल का, तो हमें ऐसे अटैक करना है कि मोर स्टेबल कार्बन आयन का जनरेशन हो। अब देखिए, अगर माना मैं ये जो हमारा बेंजाइन इंटरमीडिएट बन रखा है, इसको अगर मैं सोडामाइड को, दो पोजिशन है अटैक करने के लिए, इस ये जो बेंजाइन जो बॉन्ड बन रखा है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, ये काफी रिएक्टिव बॉन्ड होता है और एज ए ये सिग्मा बॉन्ड की तरह काम करता है। सिग्मा बॉन्ड की तरह काम करता है। तो इसमें केवल क्या होता है, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट केवल काम करता है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो अगर ये NaNH2 अटैक करेगा, तो अगर इधर साइड में नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा तो ये माइनस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो OCH3 है वो ज़्यादा इसको स्टेबलाइज करेगा। अगर नीचे की साइड जनरेट होगा तो ये OCH3 से दूर होगा तो ये कम स्टेबलाइज होगा, क्योंकि माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप जितना पास नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा उसको स्टेबलाइज करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको अटैक करवाएंगे नीचे साइड में NaNH2 का, ताकि नेगेटिव चार्ज ऊपर साइड जनरेट हो। तो ये ऐसा कुछ बनेगा, डबल डबल डबल, और यहाँ पर NH2 आ जाएगा और इधर पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, ताकि क्या हो, OCH3 इसके बगल में है तो इसको माइनस आई इफेक्ट के थ्रू ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। अगर यहीं पर नेगेटिव चार्ज नीचे जनरेट हो रहा होता तो ये OCH3 से दूर होता तो ये कम स्टेबलाइज हो रहा होता। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऊपर साइड में आएगा, नीचे साइड में नहीं आएगा। नीचे साइड अटैक होगा, ऊपर साइड नेगेटिव चार्ज, नीचे साइड नेगेटिव चार्ज आता तो OCH3 से दूर होता तो कम स्टेबलाइज होता माइनस आई इफेक्ट के थ्रू। अब आगे क्या होगा, फिर लास्ट में H प्लस आकर के इधर पर जुड़ जाएगा जहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रखा है, और ये बन जाएगा ऐसा NH2, और यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन, और ये आ जाएगा यहाँ पर OCH3। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ओवरऑल पहला स्टेप जो है, देखो प्रोडक्ट तो क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है हमारा डी वाला ऑप्शन, ये बन रहा है ना, ये वाला OCH3 और NH2 यहाँ पर आ रहा है। और ये जो हमारा पहला स्टेप था वो कौन सा स्टेप है, पहला स्टेप जो था हमारा एलिमिनेशन। ठीक है, और अगले स्टेप में NaNH2 ने अटैक कर रखा है तो इस स्टेप को बोलते हैं एडिशन। इस स्टेप को क्या बोलते हैं, एडिशन। तो ये ओवरऑल इस मैकेनिज्म को बोलते हैं एलिमिनेशन, एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, या फिर एक और नाम बोला जाता है इसका, बेंजाइन इंटरमीडिएट बन रहा है, इस वजह से इसको बोला जाता है बेंजाइन मैकेनिज्म। और इस पूरे ओवरऑल रिएक्शन में हो क्या रहा है, ओवरऑल रिएक्शन में देखिए ब्रोमीन हट करके NH2 जुड़ गया उसकी जगह। अगर हम पूरे ओवरऑल रिएक्शन में देखें तो ब्रोमीन को हटा करके कौन जुड़ गया उसकी जगह, NH2। तो ओवरऑल हो क्या रखा है, ओवरऑल सब्स्टिट्यूशन है, ओवरऑल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर तो ब्रोमीन जहाँ पर लगा था वहीं पर NH2 जुड़ा, ऐसा जरूरी नहीं है कि जहाँ पर ब्रोमीन लग रखा है वहीं पर NH2 जुड़े, क्योंकि इसमें तो यहीं पर अटैक करने से नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा था। अगर ऊपर साइड भी यहाँ पर अटैक हो सकता है NaNH2 का, इस वाले यहाँ पर इस पोजिशन पर या यहाँ पर होगा। तो ओवरऑल ये जो रिएक्शन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और एलिमिनेशन पहला पाथ है,
पहला स्टेप एलिमिनेशन है, फिर एडिशन है। पहले स्टेप में HBr निकल रहा है तो एलिमिनेशन, फिर NH2 अटैक कर रहा है तो एडिशन। तो ओवरऑल जो कहलाता है वो एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म है, या फिर बेंजाइन मैकेनिज्म है, या फिर इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन जो हो रही है वो क्या हो रही है, सब्स्टिट्यूशन। लेकिन मैकेनिज्म को ध्यान में रखना है, मैकेनिज्म अगर ध्यान में नहीं होगा तो क्वेश्चन आंसर गलत हो सकता है क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा डी ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर कहीं भी कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारे पास CH3 CH2 CH2Br प्लस NaCN रिएक्ट करके बना रहे हैं CH3 CH2 CH2CN प्लस NaBr। तो ये रिएक्शन कह रहा है कि किस मीडियम में फास्टेस्ट होगी, मतलब यहाँ पर जो हमारे अलग अलग सॉल्वेंट दे रखे हैं इनमें किस सॉल्वेंट में ये रिएक्शन फास्ट होगी। अब देखिए ये जो रिएक्शन है, अब सबसे पहले हमें ये पहचानना पड़ेगा कि ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है। तो अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो क्या हो रहा है, ब्रोमीन हट करके CN यहाँ पर ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल एक चीज तो क्लियर है कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी लेकिन दो टाइप की होती हैं, एक होती है SN1 टाइप के मैकेनिज्म के थ्रू, एक होती है SN2 टाइप के मैकेनिज्म के थ्रू। अब एक चीज हमें ध्यान में रखना है, SN1 रिएक्शन में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, और SN2 में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो कार्बोकेटाइन अगर बनता है तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होता है। जब भी SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन बन रहा है तो वहाँ पर रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल हो सकता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये अगर यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनता ना तो CH3 CH2 पॉजिटिव बन रहा होता, और यहाँ पर पहले ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन जो है रीअरेंजमेंट होकर के यहाँ से हाइड्रोजन इस पे चले जाता और ये 2 डिग्री पे कन्वर्ट हो जाता, CH3 CH पॉजिटिव और CH3, तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन यहाँ पर बन गया होता। फिर जा करके CN नेगेटिव यहाँ पर अटैक कर रहा होता इस पर, तो ये बन रहा होता फिर CH3 CH CN और CH3। तो ये तो हमारा प्रोडक्ट बना नहीं है। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में ये प्रोडक्ट नहीं बना है। हमारे क्वेश्चन में क्या हो रखा है, डायरेक्टली ब्रोमीन हट करके CN लग रखा है, मतलब कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं हो रखा है। इसका मतलब ये जो मैकेनिज्म है वो SN2 मैकेनिज्म है, SN1 नहीं है। तो SN2 मैकेनिज्म अगर है तो ये वैसे भी 1 डिग्री पर ज़्यादातर SN2 मैकेनिज्म ही फॉलो करती है। ये जो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होते हैं वहाँ पर SN2 मैकेनिज्म ही फॉलो होती है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास SN2 मैकेनिज्म जो होती है वो फेवर करती है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में। और SN1 मैकेनिज्म जो फॉलो होती है वो होती है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में फेवर होती है। तो पोलर प्रोटिक मतलब जैसे हमारा है H2O, H2O मतलब जहाँ पर पोलर होता है और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा रहता है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, तो उसको पोलर प्रोटिक कहते हैं। मतलब जो H+ आसानी से दे सकते हैं उनको पोलर प्रोटिक बोलते हैं। अब पोलर भी हो और साथ में प्रोटॉन देने की भी टेंडेंसी हो तो पोलर प्रोटिक। ऐसे ही जैसे मेथेनॉल है, मेथेनॉल भी कैसा है, पोलर प्रोटिक। और एथेनॉल है C2H5OH, ये भी पोलर प्रोटिक है। पोलर एप्रोटिक में ऐसे सॉल्वेंट आते हैं जो पोलर तो होते हैं लेकिन वहां पर हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से नहीं जुड़ा होता है, जैसे DMF है। DMF कैसा होता है, ये हमारा N डाइमिथाइल फॉर्मामाइड C∬OH, ये हमारा क्या होता है N डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, DMF बोलते हैं इसको। ये कैसा सॉल्वेंट होता है, ये होता है पोलर एप्रोटिक। देखिए पोलर तो है लेकिन कहीं पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 फेवर करता है। तो यहाँ पर हमारी रिएक्शन SN2 के थ्रू हो रही है, तो यहाँ पर C ऑप्शन हो जाएगा। DMF में SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है। इसके अलावा SN2 मैकेनिज्म में एक और सॉल्वेंट होता है जिसको डाइमिथाइल सल्फोक्साइड बोलते हैं, DMSO, CH3S डबल बॉन्ड O CH3, इसमें भी SN2 मैकेनिज्म फॉलो होती है। तो ये SN2 और SN1 में सॉल्वेंट का इफेक्ट है कि अगर माना हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं या लाइक H2O, एथेनॉल, मेथेनॉल, ये सब इन सब में SN1 मैकेनिज्म फॉलो करती है, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में लाइक DMF, DMSO, इनमें SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है। और ये रिएक्शन जो है SN2 मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है क्योंकि यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं है और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, इस वजह से ये DMF में फॉलो होगी। ठीक है, DMF में इसका रेट फास्ट होगा। तो ये आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बाइफिनाइल इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब देखिए बाइफिनाइल्स जो होते हैं वो स्टेप के कंपाउंड होते हैं। ये हमारे पास एक फिनाइल रिंग है
और ये दूसरी C6H5 यानी कि फिनाइल रिंग, ये दोनों बाइफिनाइल कहलाती है। अब अगर हमें ये देखना है कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो क्या होता है, हमें यहाँ पर क्या करना था, ये जो दोनों रिंग हैं ये एक प्लेन में नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों एक ही प्लेन में होती है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पर से क्या पाई जाती है, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर होगी तो कोई भी कंपाउंड कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर हमें चेक करनी है तो हमें क्या करना होता है, इनकी जो ऑर्थो पोजिशंस होती हैं, ये वाली जो पोजीशन होती है वो ऑर्थो पोजिशंस होती हैं, इनमें हमें बल्कियर ग्रुप लगाने पड़ते हैं, जिससे कि ये दोनों रिंग जो होती हैं एक प्लेन में नहीं आती हैं, अलग अलग प्लेन में रहती है, जिससे इनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें अगर ए ऑप्शन देखें तो यहाँ पर ऑर्थो पे आयोडीन तो लग रखा है इस साइड, लेकिन इस साइड कोई भी ग्रुप नहीं लग रखा है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी और यहाँ पर भी कुछ नहीं लग रखा है। तो इस वजह से ये दोनों रिंग एक ही प्लेन में आ सकती हैं, तो एक ही प्लेन में आएंगी तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता है। अब अगर बी ऑप्शन में जाएं तो बी ऑप्शन में इसके दोनों ऑर्थो पे तो है, लेकिन इसकी दोनों ऑर्थो पे कोई भी यहाँ पर ग्रुप नहीं लग रखा है, तो ये दोनों रोटेट होकर के सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन होता है, जिसकी वजह से एक ही प्लेन पे आ जाती हैं। इस वजह से ये जो है ये कंपाउंड भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब अगर सी में देखें तो सी में तो ऑर्थो में सब्स्टिट्यूशन है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। लेकिन अगर डी में देखें तो डी में क्या होगा, ये दो बल्कि ग्रुप लग रखे हैं ब्रोमीन ऑर्थो पोजिशन पे, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे, और रिपेल करने की वजह से ये दोनों रिंग जो है आपस में प्लेन में कभी नहीं आ पाएंगी। तो ये दोनों एक अगर प्लेन में है तो एक इसका बिल्कुल तिरछे में ऊपर की तरफ ऐसे होगी। तो ये अगर हम इसको ऐसे दिखाएं रोटेट और उससे, तो एक अलग प्लेन में है दूसरी अलग प्लेन में है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्थो पोजिशन पर क्या हो रखा है, बल्कियर ग्रुप लग रखे हैं, जिन पर आपस में रिपल्सन होने की वजह से ये एक प्लेन पर नहीं आएंगे, क्योंकि एक प्लेन पाएंगे तो रिपल ज़्यादा होगा, तो फिर से एरोमेटिक जो रिंग है वो घूम करके आउट ऑफ प्लेन चली जाएगी। तो इस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है डी ऑप्शन के अंदर, इस वजह से क्या होगा, ये जो है हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, जो कि जिसमें ऑप्टिकली एक्टिव होगा जो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, ठीक। तो ये हो जाएगा इसका आंसर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन CH3 CH2 CH2Br प्लस KOH, ये बहुत सारी रिएक्शन दी गई हैं और बी दे रखा है, इसमें ये रिएक्शन हो रही है ब्रोमीन और KOH के साथ, तो यहाँ पर OH जुड़ जा रहा है। सी ऑप्शन में ब्रोमीन आकर के दो बॉन्ड डबल बॉन्ड पे जुड़ जा रहा है। तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। पहला कह रहा है कि ए एलिमिनेशन है, बी और सी सब्स्टिट्यूशन है, फिर सेकंड कह रहा है कि ए सब्स्टिट्यूशन है, बी एंड सी एडिशन है, फिर ए एंड बी आर एलिमिनेशन है और सी एडिशन रिएक्शन है, या ए एलिमिनेशन है और बी इज सब्स्टिट्यूशन एंड सी इज एडिशन रिएक्शन। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक आइडिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो आप लोग इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ इसके साथ में कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट भी दिया जाए, क्योंकि डिप्टो ऐसा ही क्वेश्चन रिपीट हो जरूरी नहीं है, दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम्स में। तो अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक नीट वगैरह, तो आप लोगों को ये सीरीज काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें यहाँ से समझ में भी आएंगी कॉन्सेप्ट। और ऑर्गेनिक के लिए तो आप लोगों को बहुत अच्छे से चीज़ें मैं समझाऊंगा। तो CH3 CH2 Br प्लस KOH। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ चीज़ें सीखेंगे इसमें। देखो KOH हमें दे रखा है और यहाँ पर क्या हो रखा है, डबल बॉन्ड आ रखा है। तो डबल बॉन्ड आ रहा है तो KOH यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा होगा, एज ए बेस, और यहाँ पर हो रहा होगा डबल बॉन्ड अगर आ रहा है तो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही होगी, ठीक है। तो हो क्या रहा होगा, KOH में से OH नेगेटिव क्या कर रहा होगा, इधर से क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को रिमूव करवा रहा है, OH नेगेटिव यहाँ पर अटैक कर रहा है, और इधर से क्या निकल जा रहा है, ब्रोमीन। तो बन जा रहा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये बन जा रहा है। प्लस क्या बन रहा होगा, K और Br आपस में निकल जा रहे हैं और साथ में OH और H आपस में निकल जा रहे हैं, यानी H2O। तो ये क्या हो रहा है, ये जो रिएक्शन है वो कौन सी है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और ब्रोमीन H और Br यहाँ से रिमूव हो रहे हैं और डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, इस वजह से एलिमिनेशन रिएक्शन है। अगर सेकंड में जाए तो सिंपल सा क्या हो रहा है, K प्लस और OH माइनस, यहाँ पर KOH एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है। अब देखिए KOH दो तरीके से काम कर सकता है, ये KOH बेस की तरह भी काम कर सकता है, जब हाइड्रोजन निकालता है तो इसको बोलते हैं बेस, और जब किसी सेंटर पर जाके अटैक करता है और किसी ग्रुप को रिमूव करवाता है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। जनरली KOH जो हमारा होता है एक्वस अगर होता है तो रिएक्शन एक्ट करता है किसकी तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है,
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर KOH हमारे पास एल्कोहलिक होता है तो ये काम करता है किसकी तरह, बेस की तरह, और ये हाइड्रोजन को रिमूव करवाता है, तो यहाँ पर होता है एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। अगर यहाँ पर सिंपल सा देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, KOH ने यहाँ पर अटैक कर रहा है और ब्रोमीन को रिमूव करवा दे रहा है, और OH जुड़ जा रहा है प्लस KBr हो जा रहा है। तो बी टाइप की जो रिएक्शन है वो सिंपल सा कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और थर्ड में क्या हो रहा है, थर्ड में हमारा ब्रोमीन ब्रोमीन और ब्रोमीन क्या कर रहे हैं, आपस में यहाँ पर से ब्रेक होकर के एक ब्रोमीन इस वाले एटम पर जुड़ जा रहा है कार्बन पे, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, और एक ब्रोमीन यहाँ पर आके जुड़ जा रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये क्या सिंपल सा क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है यहाँ पर। तो अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर को देखें तो यहाँ पर से हमें दिख रहा है कि ए क्या है, ए वाला जो है उसमें क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है ए वाली रिएक्शन में, और बी में क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, और सी में क्या हो रहा है, सी में हमारा एडिशन हो रहा है। तो एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, तो ये हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट में ए में एलिमिनेशन हो रहा है, फिर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, फिर एडिशन रिएक्शन हो रहा है। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर में आई होप आ गया होगा, अगर आपको बेसिक भी आइडिया है थोड़ा बहुत तो। अब हम 8th क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे क्वेश्चन। 2 पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो स्ट्रक्चर्स ऑफ CH3CHOOH विच आर ऑप्टिकली एक्टिव आर। तो यहाँ पर हमें देखना है, देखिए ये जो कंपाउंड है CH3CHOOH इसमें कह रहा है कि पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर्स कितने होंगे, ठीक है, तो जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अब ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड होते हैं ना वो कौन से होते हैं, वो इनेंशियोमर्स कहलाते हैं। इनेंशियोमर्स क्या होता है, इनेंशियोमर होते हैं ऐसे कंपाउंड जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज जो होता है, ठीक है। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज मतलब क्या होता है, अगर मैं एक कंपाउंड लूं उसका मिरर इमेज बनाऊं और वो एक दूसरे को ऊपर ढकते नहीं है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज क्या कहलाते हैं, इनेंशियोमर कहलाते हैं, और ये क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इस स्ट्रक्चर को बनाऊं तो CH3 है, और यहाँ पर से कार्बन है बीच में, और इससे एक हाइड्रोजन लग रखा है, और एक लग रखा है हमारा OH, और एक लग रखा है COOH, ठीक है। तो ये जो है एक कार्बन 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा रहता है, तो इस सेंटर को बोलते हैं क्या, कायरल सेंटर। और किसी भी कंपाउंड का अगर अंदर 1 कायरल सेंटर अगर प्रेजेंट है, ओनली 1 है अगर 1 कायरल सेंटर, तो ये क्या होता है, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और इसका जो मिरर इमेज बनेगा नॉन सुपर इम्पोजिबल बनेगा। अगर इसका एक्चुअल में मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, CH3H, और एक जो बॉन्ड हम दिखाएंगे यहाँ पर सॉलिड लाइन से दिखाते हैं जिसको हम अबव द प्लेन बोलते हैं, COOH, और एक बॉन्ड हम दिखाते हैं डॉटेड लाइन से जिसको बोलते हैं बिलो द प्लेन। ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है उसमें ये जो सॉलिड लाइन होती है वो अबव द प्लेन होती है, और जो डॉटेड लाइन होती है बिलो द प्लेन होती है, और इसमें एक कायरल सेंटर है। तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा, यहाँ पर मैं इसका मिरर इमेज बना रहा हूँ, ये हमारा CH3, और यहाँ पर से इसका मिरर इमेज यहाँ पर OH, और ये हमारा ये COOH, और यहाँ पर से AH। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, ठीक है। और ये कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है, और एक्टिव होगा, और इन दोनों को आप इस एक दूसरे का क्या कहते हैं, इनेंशियोमर कहते हैं, और इनेंशियोमर ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अब नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज कहने का मतलब क्या है कि अगर ये वाला स्ट्रक्चर है इसको उठा के ठीक इस वाले के ऊपर रखोगे तो ये एक दूसरे को ढकेंगे नहीं। कहने का मतलब जैसे CH3 को तो ढक देगा, लेकिन यहाँ पर जो OH है यहाँ पर कुछ भी नहीं है जो ढका जाए इस साइड में, और COH भी किसी को नहीं ढकेगा। ये वाला हाइड्रोजन है वो इस साइड आएगा, इसको ऊपर ठीक उठा के इसके ऊपर रखोगे तो इसको ढकेगा नहीं कंप्लीटली। अगर कंप्लीटली नहीं ढक रहा है तो ये क्या कहलाते हैं, इनेंशियोमर। और किसी कंपाउंड के अंदर एक अगर कायरल सेंटर होता है तो वो क्या कहता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, मतलब अपनी मिरर इमेज को नॉन सुपर इम्पोज करेगा और ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर है, ये जो कंपाउंड का वो क्या होगा, इनेंशियोमर होगा, ठीक है। एट्रियो आइसोमर नहीं होगा, मेसोमर नहीं होगा, डायस्टियोमर भी नहीं होगा, ठीक है। तो
8वां क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन है, इन एन SN1 रिएक्शन ऑन कायरल सेंटर देयर इज ए इन्वर्जन। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, कह रहा है SN1 रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है, SN1 रिएक्शन में क्या होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो क्या है, इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन लीडिंग ए पार्शियल रेजिमाइजेशन, 100% रिटेंशन, 100% इन्वर्जन, 100% रेसिमाइजेशन। वो क्या कह रहा है यहाँ पर से, अगर SN1 रिएक्शन होती है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा SN1 रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। और कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट जो स्टेप से होता है, अगर मैं देखूँ 1 2 3, और ये प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, ऐसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर क्या रहते हैं, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट में जो दो लोब रहते हैं, एक ऊपर वाला लोब रहता है और एक नीचे वाला लोब रहता है। तो यहाँ पर दो साइड से जो हमारा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होता है वो अटैक करता है, ऊपर से भी अटैक करता है और नीचे से भी अटैक करता है। तो यहाँ पर से हमें दो प्रोडक्ट मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये है CH3 C, CH3 और CH3 और Cl है, ऐसा कोई कंपाउंड है। तो यहाँ पर से क्लोरीन निकलेगा और क्या होगा, ये मेरे पास CH3 CH3 और यहाँ पर से ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे करके जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर दो लोब्स होंगे इसमें। तो ये हमारे पास क्या है, दो जगह से अटैक होगा, एक बार फ्रंट साइड से, एक बार बैक साइड से, दोनों साइड से अटैक होगा। तो यहाँ पर जो होता है रेसिमाइजेशन हो जाता है। रेसिमाइजेशन मतलब यहाँ पर से हमारे पास क्या होगा, दो टाइप के 50% वो प्रोडक्ट मिलेगा जब एबव साइड से अटैक हो रहा होगा, और 50% वो प्रोडक्ट मिलेगा जब बिलो साइड से अटैक हो रहा होगा। तो यहाँ पर से लेकिन क्या होता है कि जहाँ पर से ये हट रहा है उस साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर यहाँ बैक साइड से अटैक करता है तो ये जो ग्रुप्स होते हैं ना वो इसको क्या करते हैं, रिपेल करते हैं न्यूक्लियोफाइल के अटैक को। इस वजह से यहाँ पर इन्वर्जन थोड़ा सा क्या होता है, सॉरी हाँ, इन्वर्जन ज्यादा होता है इन कंपेयर टू रिटेंशन के। तो यहाँ पर जो 100% रेसिमाइजेशन नहीं होता, मतलब कहने का मतलब 50% और 50% का अटैक नहीं होता है, इन्वर्जन जो होता है वो ज्यादा होता है देन रिटेंशन के, ठीक है। तो यहाँ पर पार्शियल रेसिमाइजेशन होता है। पार्शियल रेसिमाइजेशन मतलब 50% अगर एबव साइड से अटैक करके कोई डी फॉर्म बन रहा है तो 50% ही नहीं बनेगा एल फॉर्म, ठीक है। तो क्या बनेंगे, 50% नंबर के पार्शियल रेसिमाइजेशन यहाँ पर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कोई एल्किल हैलाइड है जहाँ पर मैंने C2H5 CH3H और Cl लगा रखे हैं, और अगर यहाँ पर से SN1 मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन हो रही है तो पहले स्टेप में क्लोरीन निकल जाता है और कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि एक बार न्यूक्लियोफाइल कहाँ से, एबव साइड से अटैक करे, इस स्लोप के ऊपर से अटैक करे, और एक बार नीचे से अटैक करे। तो यहाँ पर से दो पॉसिबिलिटी है हमारे प्रोडक्ट बनने की। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इन्वर्जन ज्यादा होता है। इन्वर्जन ज्यादा होने का कहने का मतलब है कि जहां से क्लोरीन लग रखा है अगर वहीं से न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है तो उसको बोलते हैं रिटेंशन, और अगर जहां पर क्लोरीन लग रखा है उसके जस्ट अपोजिट साइड से अगर यहाँ से अगर माना न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा पीछे साइड तो उसको बोलते हैं इन्वर्जन। तो क्योंकि क्लोरीन जो लग रखा है उसी साइड से अटैक करना न्यूक्लियोफाइल के लिए ज्यादा रिपल्सन कॉज होता है यहाँ पर क्लोरीन का, इस वजह से ये जो है रिटेंशन यहाँ पर कम होता है इन कंपेयर टू इन्वर्जन के, क्योंकि इन्वर्जन में क्लोरीन के लोन पेयर का रिपल्सन यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर इन्वर्जन ज्यादा होता है SN1 रिएक्शन में देन द रिटेंशन, इस वजह से पार्शियल रेसिमाइजेशन होता है। इन जनरली हम बोलते हैं कि कंप्लीट रेसिमाइजेशन होता है, ऐसा नहीं होता है। इन्वर्जन ज्यादा होता है, रिटेंशन थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा ए। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द रिएक्शन ऑफ C6H5CH डबल बॉन्ड CH CH3 विथ HBr। ये हमारे पास कंपाउंड है C6H5CH डबल बॉन्ड CH CH3, और इसकी रिएक्शन हमें करानी है किसके साथ, HBr के साथ। तो यहाँ पर से क्या प्रोडक्ट मिलेगा बोल रहा है, ठीक है। तो हमें कैसे देखना होता है, ये हमें देखना होता है, ये रिएक्शन जो होती है डबल बॉन्ड पर अगर हमारा कोई HBr वगैरह ऐड होते हैं तो ये रिएक्शन होती है एडिशन मैकेनिज्म के थ्रू होती है। तो एडिशन मैकेनिज्म में सबसे पहले जो डबल बॉन्ड पर जुड़ता है वो पॉजिटिव पार्ट जुड़ता है, जो हमारा स्पीसीज है जो नहीं रिएजेंट है जो, उसका पॉजिटिव पार्ट हमारा डबल बॉन्ड पर जुड़ता है, क्योंकि डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है कि इस वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड जुड़े या इस वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड जुड़े। तो अब मैं क्या करता हूँ, अगर इस बॉन्ड को यहाँ की ओर ब्रेक करूंगा तो इधर पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस पर अगर हाइड्रोजन जुड़ता है तो क्या बनेगा, देखिए। तो यहाँ पर बनेगा CH, इधर पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस CH पे क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन, और यहाँ पर CH3। अब ये जो बना ना, ये बना हमारा बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन।
जो कि क्या होता है, काफ़ी स्टेबल होता है। अब जबकि इसकी जगह मैं अगर इसी बॉन्ड को इस साइड की ब्रेक कर रहा होता, इस साइड को, तो ये क्या बनता है, इस टाइप का कुछ बन रहा होता इंटरमीडिएट, CH, इधर पे हाइड्रोजन जुड़ जाता और यहाँ पर CH पॉजिटिव बन रहा होता। ये कोई इतना ज़्यादा 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये कोई बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज नहीं है। ये जबकि ये वाला क्या हो रहा है, ये जो है रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, इस वजह से काफ़ी स्टेबल है, इस वजह से यही बनेगा। और लास्ट में अगले स्टेप में क्या होगा, Br नेगेटिव आकर के कहाँ पर जुड़ जाएगा, इस वाली पोजीशन पर आके जुड़ जाएगा। तो ओवरऑल हमारा ये कंपाउंड बनेगा CH Br यहाँ पर आएगा और CH2 CH3। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, C6H5 CHBr CH2 CH3। अब देखिए जनरली हम क्या करते हैं, एडिशन रिएक्शन के लिए हम मार्कोनिकॉफ रूल को रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल कोई भी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दोनों जो कार्बन है उनमें सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो हम जनरली मार्कोनिकॉफ रूल में क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन जो हमारा रिएजेंट का वो पॉजिटिव पार्ट उस वाले कार्बन पर जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन ऑलरेडी ज़्यादा होते हैं, या हम सिंपली बोल लेते हैं हाइड्रोजन वहाँ पर जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। लेकिन यहाँ पर तो दोनों कार्बन पर सेम हाइड्रोजन थे, इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, मैकेनिज्म के थ्रू जाना पड़ेगा। और हमें पता है मैकेनिज्म में हम क्या देखते हैं, डबल बॉन्डेड कंपाउंड में सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट जुड़ता है जो हमारा रिएजेंट है उसका, तो हमें उस कार्बन पर जोड़ना है जिससे कि जो स्टेबल कार्बोकेटायन जनरेट हो। अगर इस वाले कार्बन पर मैं जोड़ता हूँ तो क्या बन रहा है, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बन रहा है जो कि काफ़ी स्टेबल है। फिर अगले स्टेप में Br नेगेटिव इस पॉजिटिव पर जुड़ जाएगा, इस वजह से हमारा आंसर जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप लोग फिर से कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ सकते हैं, और आप लोग ज़रूर बताना कि ये क्वेश्चन की सीरीज आपको कैसी लगी और इसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं तो बताना ज़रूर। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।